नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20th सेंचुरी वर्ल्ड, यानी कि हम देखने का यह प्रयास करेंगे कि एमए फोर्थ सेमेस्टर के इस प्रश्न पत्र जिसे हम 20वीं शताब्दी का विश्व कहते हैं, यहाँ पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपके एमए में यह प्रश्न पत्र आता है तो ज़रूर आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 42 नंबर का है और यहाँ पर 7 नंबर के 7 ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके अलावा 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। इस तरह से पूरा प्रश्न पत्र 42 नंबर का होता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव को देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव है कि नाटो की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज नाटो एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पर 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। नाटो की स्थापना करता था अमेरिका। इसका उद्देश्य था साम्यवादी प्रसार को रोकना और पूंजीवादी देशों की सुरक्षा। यहाँ पर नाटो का उद्देश्य यही है कि अगर किसी नाटो सदस्य पर आक्रमण होता है तो बाकी सदस्य बिना किसी शर्त के उसकी सहायता करेंगे। इसके बाद में दूसरे प्रश्न को देखिए। बर्लिन की दीवार कब ध्वस्त की गई। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जवाब है 1990। 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। हालांकि जिस तरह मैं यहाँ पर अभी कन्फ्यूज़न खा गया, उसी तरह मैं एग्ज़ाम हॉल में भी कन्फ्यूज़न मुझे हो गई थी, जिसके चक्कर में मैंने 1990 कर दिया था। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी और 1 जुलाई 1990 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जिन्हें अलग करने के लिए बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, जब 1989 में इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया तो पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण 1 जुलाई 1990 को हो गया था। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद में हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें आता है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इसके अलावा हर 2 साल के लिए, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए 10 सदस्यों को चुना जाता है अस्थायी रूप से यूएनएससी काउंसिल में। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे बड़ी शक्तिशाली जो होती है संस्था, वो होती है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे कहते हैं। अब इसके बाद में अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, वो है शांति के आधार पर 14 सूत्रीय कार्यक्रम को किसने दिया था। तो वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने 14 सूत्रीय अपने कार्यक्रम दिए थे। उसके बाद में इन्हीं की तर्ज पर 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था। वैसे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ था, अब नीचे उसने राष्ट्र संघ का दे दिया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती थी और आप संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी यहाँ पर चिपका कर रख सकते थे। लेकिन 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित था। जबकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके बाद में देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। तो 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन के साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई और इसके जो प्रमुख संस्थापक सदस्य थे उनमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। और इन तीनों के साथ 25 देश भी शामिल थे जिन्होंने पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में भाग लिया था। 1983 तक इसके 100 सदस्य हो चुके थे, 101 सदस्य हो चुके थे और 2018 तक इसके 120 सदस्य हो चुके।
इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो चार्ल्स बेबेज ने लगभग 1837 के आसपास कंप्यूटर का आविष्कार किया था और वो काफ़ी बड़ा एक कमरे की तरह वो कंप्यूटर हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ में अनुसंधान होता गया, तकनीक के बढ़ने के साथ ही कंप्यूटर के साइज़ में भी काफ़ी गिरावट आ गई और इसकी 5 जनरेशन हम देखते हैं जो अलग अलग समय पर आई। 1945 से शुरू होकर और इन्होंने इसे आईसी चिप तक लाकर खड़ा कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों हम शीत युद्ध का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अब इन सभी जितने भी मैं यहाँ पर से प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप एमए 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। इसीलिए यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन को पढ़कर सुनाऊंगा, ना कि उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसके अथवा में जेनेवा वार्ता क्या है, समझाइए। तीसरा प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए और फिर इसके अथवा में है सुएज नहर विवाद बताइए। और अगला प्रश्न आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, इसके अथवा में है तृतीय विश्व का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड है यहाँ पर, यहाँ थर्ड वॉर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आता है शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। फिर इसके अथवा में है विश्व राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 2 प्रभाव लिखिए। और फिर इसके अगला प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न है विज्ञान एवं तकनीक का विकास समझाइए। और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जैसे शीत युद्ध के अंत में किए गए प्रमुख समझौते तथा घटनाओं की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न है कि वार्सा पैक्ट क्या था, विस्तार से समझाइए। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति स्थापित करने में कहाँ तक सफल हुआ। और इसके अथवा में है संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तृतीय विश्व की अवधारणा तथा विशेषताएं लिखिए। और अगला प्रश्न है शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है समाजवादी विघटन का समकालीन राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। अगला प्रश्न आता है आखिरी प्रश्न, वैश्वीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके राजनीतिक प्रभाव लिखिए। और इसके अथवा में है सूचना के क्षेत्र में विकास को समझाइए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर और एमए के 4th सेमेस्टर का लगभग 90% सिलेबस आपको एमए 4th प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जहाँ पर से आपका अपनी जानकारियों को काफ़ी ज़्यादा उनमें इजाफा करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, नींद नहीं आ रही है तो बजाय लेटे रहने के उठिए और कुछ करिए। नींद की कमी नहीं, चिंता नुकसान पहुंचाती है। एमए के इस दौर में अक्सर हमें ये चिंता होने लगती है कि अब बस मेरा एमए ख़त्म होने वाला है, मुझे कहीं ना कहीं जॉब में लगना होगा, वरना घर की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि कुछ करूँ। अब मैं क्या करूँगा। बहुत सारे सवाल अब खड़े होने लगते हैं, कहीं पर लव रिलेशनशिप, कहीं पर दोस्तों की कमी का होना, कहीं पर घर से दबाव, करियर की चिंता, बहुत सारी समस्याएं यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। तो बस बैठकर चिंता करने के बजाय आप कुछ करिए। आपके कुछ करने से 2 फ़ायदे होंगे, या तो आप उसमें असफल हो जाएंगे और सीखेंगे, और सीखकर जब आप फिर से दोहराएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप पहली बार में ही सफल हो गए तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसलिए चिंता चिता के समान होती है, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है। इसीलिए चिंता करने के बजाय कुछ करिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। कुछ करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।